वक्त के साथ बदलने से ज़्यादा जरूरी है संभलना। इसलिए मेरे साथियों, वक्त के साथ संभलना सीख लो, क्योंकि वफाओं अदाओं का ज़माना गया यारों। सिक्के की खनक बताती है कि रिश्ता कितना मजबूत है। जी हाँ साथियों, आज का दौर बिल्कुल अलग है। आप उस अभिप्राय से बिल्कुल बाहर निकल आएँ, क्योंकि अब आपके सामने जो जिंदगानी खड़ी है ना, वो बिल्कुल अलग है। यहाँ वफाओं अदाओं का वो जो प्यार भरा ज़माना था वो काफ़ी पीछे छूट चुका है। अब आपकी पैमाइश सिक्के की खनक बताती हैं। अब आपके पास रुतबा है तो फिर सब कुछ है, आपके पास पैसा है तो सब कुछ है। फिलहाल आप इस बात से बुरी तरीके से वाकिफ़ हैं। आज का जो कंटेंट है आपका स्वागत कर रहा है साथियों। फिलहाल एक बहुत ही प्यारा सा कंटेंट है, हिंदी स्पेशल की सीरीज में आपके सामने लगातार दौड़ा रहा हूँ। फिलहाल ये 5वां हिंदी स्पेशल का सीरीज है, एपिसोड नंबर 5 है ये हिंदी स्पेशल के मामले में, जहाँ हम आपको पूरी तरीके से हिंदी का निचोड़ देने वाले हैं। हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में फिलहाल हिंदी का संपूर्ण व्याकरण आप पूरी तरीके से देख सकते हैं, लेकिन अब जो काम हम कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपके लिए रिवीजन के तौर पर है। दूसरा, आपको अपना आकलन करने में ये कंटेंट मदद करेगा। तीसरी बात, ये कंटेंट यूं ही नहीं लाए हैं, ये कंटेंट फिर भी कुछ ना कुछ नया आपके लिए ज़रूर रखेगा। नया होगा, आसान होगा, सहज होगा। इन तमाम प्रक्रियाओं से जूझते हुए हम ये काम करेंगे। इन तमाम उद्देश्यों का हम आपके साथ निर्वहन करेंगे और बेहतर करेंगे साथियों। कंटेंट छोटा होगा लेकिन दमदार होगा, तो शिद्दत से जुड़िए और मनोवेग से लेने का प्रयास कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण कंटेंट का। आप देख पा रहे हैं हिंदी स्पेशल की सीरीज है ये, और यहाँ आगे आप देख पाएंगे हमने लिखा है वर्णमाला, और वर्णमाला के ठीक बगल हमने लिखा है संख्याओं का खेल। अद्भुत है ये, खुद बताने के लिए ये टाइटल हमें संदेश दे रहा है कि वाकई में आज हम संख्याओं से संबंधित बनने वाले उन तमाम प्रश्नों पर अपना आंकड़ा प्रस्तुत करेंगे, जहां से कहीं ना कहीं एग्जामिनर हर छोटे बड़े एग्जाम में मुखातिब होता आया है। और उन संख्याओं से बनने वाले उन तमाम प्रश्नों पर हमारा दृष्टिकोण होगा, हमारा नजरिया होगा, और आपके साथ ये शेयर की गई समस्त बातें आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही दमदार होंगी साथियों, बहुत ही दमदार। फिलहाल शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण कंटेंट का, जहां हम लोग जान रहे हो, कई बार मैंने इसका उच्चारण भी किया है, भाषा को शुद्ध करने की इकाई व्याकरण है साथियों। फिलहाल व्याकरण से आज आपकी शुरुआत हो रही है इस हिंदी स्पेशल सीरीज की, जहां इसके पहले एपिसोडों को अगर क्रमबद्ध से ले रहे हैं तो आपको तरीका पता चल जाएगा कि हमें कहां पहुंचना चाहिए था। तो भाषा को शुद्ध करने की इकाई अगर एग्जामिनर हमसे पूछता है तो आपका जवाब क्या होता है? व्याकरण है। और इसी भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर आपसे पूछा जाता है तो आप वर्ण कहते हैं। भाषा की मौखिक इकाई पूछी जाती है तो आप ध्वनि कहते हैं। भाषा की लिखित इकाई पूछा जाता है तो आप वर्ण या अक्षर में जवाब देते हैं। भाषा का यानी अगर आपको अर्थ के आधार पर भाषा की इकाई पूछी जाएगी तो शब्द देंगे। भावार्थ के आधार पर आप वाक्य बताते हैं, तथा भाषा का सबसे बड़ा अंग आप वाक्य को कहे जाते हैं। ये तमाम प्रश्न जो हम मौखिक उच्चारित कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। तो भाषा की मौखिक इकाई साथियों क्या बताएंगे? ध्वनि। भाषा की लिखित इकाई वर्ण या अक्षर। भाषा का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? वाक्य। वही भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई है, और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन है? शब्द। इकाई का मतलब होता है जहां से किसी भी तथ्य की शुरुआत होती है। हमारे घर की इकाई एक ईंट होती है, हमारे शरीर की इकाई एक कोशिका होती है। इससे पता चलता है कि अगर अर्थ के आधार पर भाषा का कहीं समागम हमें मिला है, कहीं अर्थ के आधार पर भाषा हमसे जुड़ना चाहिए, तो वो शुरुआत करती है शब्द से। अतः भाषा की अर्थ के आधार पर इकाई क्या होगी? शब्द। और अगर हम बात करें भाषा की मौखिक इकाई, तो मौखिक में तो हमने ध्वनि का भी वही काम किया, तो ध्वनि से ही शुरुआत हुई, अतः ध्वनि मौखिक इकाई हुई। और भाषा की लिखित इकाई की अगर बात आई तो 100% श्योर बात है, हम लोगों ने पहले अक्षर निर्माण प्रक्रिया को अपनाया था, अतः हम लोग भाषा की लिखित इकाई पर अपना दायित्व तो अक्षर को देंगे। फिलहाल ये तमाम प्रश्न आपके एग्जामिनर आपसे पूछते रहे हैं। हम जहां वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला की एक नन्ही परिभाषा और समूचा प्रदर्शन करने वाली परिभाषा हम आपको देना चाहते हैं। आप किताबों पर मत जाइए, कुछ वक्तव्य खुद से निर्मित कीजिए, और जिस परिभाषा को हम दे रहे हैं 100% श्योर होगी, प्योर होगी। लिपियों की व्यवस्थित क्रमबद्धता, लिपियों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला कहलाता है। यानी जो लिपियां हैं उनको व्यवस्थित रूप से अगर आप रख रहे हैं
तो हम उसे क्या कह देंगे, वर्णमाला। वर्णों की माला, ये तमाम प्रकार की परिभाषाएं आप जानते हैं। हम इस वर्णमाला चैप्टर से, इस वर्णमाला का जहां आगाज कर रहे हैं, इस वर्णमाला से बनने वाले उन तमाम प्रकार की संख्याओं संबंधित जो प्रश्न हमसे एग्जामिनर पूछते हैं, जिनसे हम कई बार विचलित होते आए हैं, कई बार त्रुटियां होती हैं, आइए एक साथ इस पर अपना नजरिया बनाते हैं और एक साथ इन तमाम संख्याओं के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन सा प्रश्न कब कब पूछा जा सकता है। साथियों, फिलहाल हम शुरुआत करेंगे तो 44, 49, 52 से देखिएगा, और आपके स्क्रीन पर ये मैं साझा भी करूंगा और सबके बारे में बताऊंगा। 44, 49 और ये 52 और ये साथियों 56। यहां से आपका प्रश्न बनेगा, कब हमें 44 बताना है, कब हमें 52 बताना है, कब हमें 56 बताना है, कब हमें 49 बताना है। इन तमाम समीकरणों पर हमारी चर्चा होगी। आपको एक साथ इस तरीके से दिया जाना, इसका मतलब है हमारी कोशिश, हमारी मेहनत आपके लिए रंग लाए। इसलिए इस अभिप्राय के क्षेत्र में हम कुछ इस तरीके से मुखातिब भी हो रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि आप आसानी से एक जगह सब ले जाएं। अलग अलग जगहों पर पढ़ने की वजह से ये हमसे मिस आउट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब 44 कब बताना है साथियों, देखना, जब आपसे पूछेगा हिंदी वर्णमाला में, ये पूरा मामला वर्णमाला से है, ये पूरा मामला वर्णमाला से है साथियों। वर्णमाला के अंतर्गत जब अभी हम अंदर प्रवेश करेंगे, जहां हम स्वर व्यंजन की बात करेंगे, वहां थोड़ा सा हमारा दृष्टिकोण चेंज होगा, लेकिन अभी ये फिलहाल वर्णमाला से ताल्लुकात रखेगा। तो प्रश्नों पर भी गौर फरमाइएगा। हिंदी वर्णमाला में साधारण वर्णों की संख्या कितनी है या मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तब आपका जवाब कितना होना चाहिए। तो ऐसी दशा में जब आपसे वो पूछेगा कि साधारण वर्ण कितने हैं, साधारण वर्ण कितने हैं, तब आपके जवाब कितने होने चाहिए साथियों, 44, या इसी को मूल वर्ण करके पूछेगा तब भी आपका जवाब 44 बना रहना चाहिए। जी हाँ साथियों, अगर हम बात करें 49 की, तो 49 की बात करें तो वो कहेगा हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या, इस दृष्टिकोण में आपका जवाब 49 होना चाहिए। या हो सकता है वो पूछ ले वर्णों की संख्या, तब भी आपका जवाब 49 बना रहेगा। इसका तात्पर्य है कि हम क्वेश्चन यानी प्रश्नों से भी अवगत हो रहे हैं, उससे भी रूबरू हो रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जामिनर हमसे पूछेंगे। अगर 52 की बात आए साथियों, तो यहाँ देखना, ये कहेगा, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ ला करके एरो के माध्यम से दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये स्पेस की वजह से ऐसा होता है। यहाँ है ध्वनियों की संख्या। अगर वो कहेगा हिंदी वर्णमाला में ध्वनियों की संख्या कितनी है, तब आपका जवाब होगा सर 52। अगर कह दे कुल वर्णों की संख्या कितनी है, कुल वर्णों की संख्या कितनी है, कुल वर्णों की संख्या, तब भी आपका जवाब होगा 52। कितना प्यारा सा कंटेंट है। हर जवाब के दो प्रश्न हम बना रहे हैं, यानी हर प्रश्न के 2 जवाब होंगे, या हम ये कह दें कि हर जवाब के पीछे 2 प्रकार के प्रश्न हम आपको खुद दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि एग्जामिनर इन तमाम पहलुओं को स्पष्ट करता आया होगा। इससे पता चलता है कि वाकई में कंटेंट कितना दमदार है। सहजता से अगर हम इन चीज़ों को एक जगह प्लेटफॉर्म पे लें और एक ही जगह अपने नोटबुक पर रखें और अपने मस्तिष्क में जगह दें, तो शायद हम यहाँ से कभी भी गलती नहीं करेंगे। फिलहाल देखना, अगर 56 की बात आए, 56 की बात आए तो क्या बताओगे। अगर 56 की बात आती है साथियों ना, तो फिर ये जवाब होता है मानक वर्णों की संख्या। मानक वर्णों की संख्या, मानक वर्णों की संख्या जब भी हिंदी वर्णमाला में पूछा जाएगा तो आपका जवाब होगा, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला, इसका मतलब वर्णमाला से ताल्लुकात ये प्रश्न रख रहे हैं। तो मानक वर्णों की संख्या, आपका उत्तर 56। आप सोचोगे कौन 4 बढ़ गए हैं, तो मैं आपको उन चारों का नाम भी बता देता हूं। वो विदेशी वर्ण हैं दोस्तों, विदेशी वर्ण, वो चारों विदेशी वर्ण हैं, जिसमें एक मिलेगा आपको आ, जिसे आगत स्वर कहेंगे, आगत स्वर यानी कहीं और से चल के आया है, तथा नुक्ता वाले ये वर्ण खा जा और फा, खा जा और फा, ये 3 1 4 मिलकर के हिंदी वर्णमाला के मानक वर्णों की संख्या को 56 तक पहुंचा देते हैं साथियों, 56 तक। इसका तात्पर्य है कि हम लोग एक बेहतरीन कंटेंट का बेहतरीन शुभारंभ कर चुके हैं, इन तमाम पहलुओं को हम जान चुके हैं। आइए कुछ और संख्याओं के बारे में अब रूबरू होते हैं। यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब हम वर्णमाला के अंदर प्रवेश करेंगे, जहाँ हमें स्वर और व्यंजन से बनने वाले अलग अलग प्रकार के संख्याओं से रूबरू होना पड़ता है।
अब तक ये ताल्लुकात पूरी तरीके से वर्णमाला करके पूछा गया। अब वर्णमाला के अंदर आएंगे तो हमसे कहा जाएगा स्वरों की संख्या, यानी संख्या किसकी? स्वर संबंधी। स्वर संबंधी संख्याओं पर अगर हम अपना नजरिया प्रस्तुत करें तो आप मान के चलें 2, 3, 4, 7, 8 और आपका हो जाएगा 10। 2, 3, 4, 7, 8, 10 ये सब स्वर से संबंधित संख्याएं। सोचो कुछ बच ही नहीं रहा है, सब मिल रहा है। लगभग 5 गायब है, 6 गायब, बाकी सब आ रहे हैं। 2, 3, 4, 7, 8, 10 अद्भुत है ना। तो इतनी संख्याओं से बन सकते हैं प्रश्न, इन तमाम संख्याओं से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिएगा साथियों, अगर हम 2 की बात करें, 2 की बात करें तो पहली बात, हमारे स्वर में अयोगवाह की संख्या होती है 2। अयोगवाह वर्णों की संख्या होती है 2। अयोगवाह वर्णों की संख्या, जब भी ये प्रश्न करके आएगा तो आप जवाब दीजिएगा ये 2 होते हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं? अगर हम बात करें किशोरीदास वाजपेयी जी का, एक महान कवि किशोरीदास वाजपेयी जी ने ये बात बोला था कि अंक और आहा ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन। स्वर नहीं और व्यंजन नहीं, ये दोनों बात इन्होंने बोला था कि ना तो ये स्वर हैं ना तो ये व्यंजन है। अतः ये आप मान के चल सकते हैं कि अंक और आहा को अयोगवाह बोला गया है। अंक और आहा जब अयोगवाह घोषित हुए हैं तो किस व्यक्ति ने, किस कवि ने इस बात की पुष्टि की है या किसने कहा है? तो किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार अंक और आहा ना ही स्वर है ना ही व्यंजन, इन्हें एक अलग कैटेगरी में रखा जाना चाहिए जिसे हम अयोगवाह कहते हैं। फिलहाल यहाँ तक का मामला आपके सामने क्लियर हो चुका है। अगर 3 की बात करें साथियों, तो 3 की बात, तो ये स्वर के प्रकार हैं। जब भी पूछा जाए स्वर कितने प्रकार का होता है तो आपका जवाब होगा 3, क्योंकि हम इस पर चर्चा करेंगे। ह्रस्व दीर्घ प्लुत ह्रस्व दीर्घ प्लुत पर हम चर्चा करेंगे, ये काम होगा आगे। तो जहां हम बातें करेंगे, अभी तो केवल संख्याओं से संबंधित प्रश्नों की ये रूपरेखा है, इसलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। और अगर 4 की बात आए तो पक्की बात समझना, ये मूल स्वरों की बात कर रहा है। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? आ, ई, उ, री, ये हमारे मूल स्वर है साथियों, और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। और अगर हम बात करें दीर्घ स्वरों की, तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आपका जवाब होगा 7। फिलहाल इसके लिए एक अलग कंटेंट है, जहां हम स्वर की बात करेंगे वहां इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। दीर्घ स्वर का मतलब, जब भी प्रश्न पूछा जाए कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, आपका जवाब होगा 7। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ और औ, इतने मिला के 7 होते हैं। आ, ई, उ और री, ये हमारे मूल स्वर हैं। अंक और आहा को किशोरीदास वाजपेयी जी ने अयोगवाह घोषित कर दिया है। कुल मिला जुला के स्वरों की संख्या 13 होती है। इस बात से आप पूरी तरीके से अवगत हैं। देखिएगा, अब हम बात करें, ये 8वां जो 8 लिखा गया साथियों, ये 8 जब भी आपसे पूछा जाएगा आप जवाब दीजिएगा कि पुलुत स्वरों की संख्या 8 होती है। पुलुत स्वरों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। पुलुत स्वर किसे कहेंगे, इसके बारे में भी हमारा दृष्टिकोण होगा स्वर के कंटेंट में। हम अभी केवल, देखना साथियों, मैंने आपसे बार बार कहा है, हम यहाँ सारी बातें बता सकते हैं, हम यहाँ हर चीज़ को पूरी तरीके से खोल सकते हैं, लेकिन हमारा टाइटल है संख्याओं का खेल, तो हम केवल संख्याओं की काउंटिंग कर रहे हैं। कहाँ कौन सी संख्या हमसे पूछी जाती, हमारा दृष्टिकोण केवल वहाँ बना हुआ है। इसका तात्पर्य है कि हम लोग संख्याओं को याद करेंगे और कब कौन सा जवाब देना है, इसके लिए हम तैयार रहेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। और अगर 10 की बात आए, ये 10 साथियों, 10 की बात आए तो पक्की बात मान के चलना, ये जिस तरीके से मानक वर्ण होते हैं उसमें यहाँ मानक होते हैं स्वर। मानक स्वर कितने हैं? 10 हैं। अब आप सोचोगे सर 3 कौन कौन गायब है? देखना, मान्यता उन्हें मिलती है जो हर तरीके से बेहतर होते हैं। किशोरीदास वाजपेयी जी ने पहले ही इनको गलत साबित किया, इसका मतलब 2 गायब, 11 बचे। परंतु अब हुआ क्या, एक और कम हुआ, इसलिए उसको जानना बहुत जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा मानक स्वर नहीं है? एग्जामिनर के पास अब बेहतरीन विकल्प बनाने की व्यवस्था हो चुकी है। अंक, आहा और एक विकल्प और तैयार कर देगा। तो एक बात मान के चलना, अगर ये बात आई कि मानक स्वर, तो ध्यान देना मानक स्वर में री नहीं आएगा, क्योंकि री का प्रयोग अब बहुत ही कम होना शुरू हुआ और इसको अशुद्ध मान लिया गया, क्योंकि री
का इस तरीके से भी काम चलता है, इसलिए री को मानक स्वर में नहीं रखा जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो मानक स्वर में कौन कौन नहीं आ रहा है? अंक नहीं आ रहा, आ नहीं आ रहा, और कौन नहीं आ रहा? आपका री नहीं आ रहा। इस बात को ध्यान देना। तो ये रहा मामला 2, 3, 4, 7, 8 और 10 का। साथियों, ठीक ठाक चीज़ें चल रही हैं, तो यहाँ से हम एक लाइन खींचते रहें जिससे आपको पता चले कि हम कहाँ तक बात कर चुके हैं। देखिएगा, अब हम बात करें 11 का, हम बात करें 12 का, हम बात कर लें 13 का। तो जहाँ 11, 12, 13 की बात आएगी ना, स्वरों के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं, 11, 12, 13 की बात आए तो जब भी आपसे कहे केवल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब कितना होगा? 11। 12वां स्वर कौन सा है? अगर वो बात करे 12वां स्वर कौन सा है, तो आपका जवाब होगा वही आगस स्वर जिसके बारे में अभी हमने चर्चा किया था, वो है 12वां स्वर। तो हिंदी वर्णमाला में 12वां स्वर किसे कहा जाता है? इसको कहा जाता है। और स्वरों की कुल संख्या, स्वरों की कुल संख्या साथियों, तब आपका जवाब होगा 13। स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 13। तो ये संख्याओं का मोटा मोटा आंकड़ा है। मोटा मोटा क्या कह सकते हैं? इस हर बारीकियों पर हमारी नज़र है, हर बारीकियों पर हम अपना दृष्टिकोण स्थापित किए हुए हैं, हर जगह हर पहलू को स्पर्श कर रहे हैं। यहाँ से संख्या संबंधी प्रश्न बनते हैं। इन तमाम प्रश्नों के जवाब कब हमारे उत्तर के रूप में स्थापित होंगे, कब हमें देने हैं, हम हर बातों पर चर्चा कर रहे हैं। देखना, कुछ और बातें हैं उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर व्यंजन की बात आएगी साथियों, व्यंजन की, तो व्यंजन में 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो पूछा जाता है 33, एक पूछा जाता है 35, एक पूछा जाता है 39। बस इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं। बाकी वहाँ भी पूछा जाएगा व्यंजन के सापेक्ष में संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? 4। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। तो इनसे प्रश्न बन जाते हैं कभी कभार। फिलहाल वो तो व्यंजनों की क्लास में हम उसको संपादित जरूर करेंगे। फिलहाल 33, 35, 39 का क्या मसला है? अगर व्यंजनों की, ये व्यंजन संबंधी बातें हैं, व्यंजनों की अगर मूल संख्या पूछी जाएगी साथियों, जैसे स्वरों की मूल संख्या 4 होती है ना, वैसे अगर व्यंजनों की मूल संख्या पूछी जाए तो 33 बताना, और अगर व्यंजनों की केवल संख्या पूछी जाए तो 35 बताना, और व्यंजनों की कुल संख्या पूछी जाए तो आपका जवाब होना चाहिए 39 यानी 39। ये समस्त बातें आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। फिलहाल इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो ये मान के चलें कि आपको संख्याओं संबंधी तमाम प्रकार के प्रश्नों से हम रूबरू करा चुके हैं। बाकी जो बचे हैं वो आपको नए एपिसोड में अलग अलग कंटेंट के माध्यम से स्वर की संख्या संबंधी तमाम पहलुओं पर हमारा दृष्टिकोण होगा। सबको खोल करके रखेंगे, सब पर एक साझा वैचारिक मत प्रस्तुत करेंगे। हम आप मिल करके इन तमाम बातों का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। पूरी तरीके से इनका बेहतरीन अध्ययन अवलोकन करने के बाद हम एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे। किसी भी व्यक्ति को बताने के लिए हम हमेशा सदैव तैयार रहेंगे। साथियों, वह हमारी मुलाकात आपसे नए एपिसोड में होगी। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।